नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षक क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2023 को, उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है आपका? आज का मोटिवेशन है ड्रीम फॉर सक्सेस नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? वर्क फॉर सक्सेस। अगर आपको सफलता पानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको काम करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सपने देखने पड़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ अ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप के रूपांतरित तने का युग्म है? अगर आपको पता हो कि हमने जो कल की क्लास में आपको बताया था कि जो आपका पोटैटो होता है वो क्या होता है? वो भी आपका मॉडिफाइड स्टेम होता है। जबकि जो स्वीट पोटैटो होता है वो क्या होता है? वो आपका रूट होता है। और उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पे आपका स्वीट पोटैटो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो क्या हुआ? बी और डी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब बारी आती किसकी? गाजर और शलजम की आती बारी। तो आपको पता है कि जो आपके गाजर और शलजम होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी आपके एक प्रकार की क्या होती हैं? आपकी रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? आपकी रूट्स होती हैं। तो क्या बच्चा? हमारा बच्चा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी कि अदरक और हल्दी हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा हमारा। 2 पूछ रहा हमसे, विच फ्यूल बर्न विद अ फ्लेम। कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है। ए क्या है हमारा ऑप्शन? दोस डेट आर सॉलिड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू। मतलब कि जो बे जो ठोस हैं जिनका ऊष्मीय मान क्या है? अधिक है। ओके। ऑप्शन बी है हमारा, दोस विच आर वोलेटाइल और कंटेन वोलेटाइल सब्सटेंस। वे जो बाष्पशील हैं या जिनमें बाष्पशील पदार्थ होते हैं। ऑप्शन सी है हमारा, दोस डेट आर लिक्विड एंड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू। वे जो द्रव्य हैं और जिनका ऊष्मीय मान कैसा है? अधिक है। और ऑप्शन डी हमारा, डेट दोस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। वे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? वे जो बाष्पशील हैं या जिनमें बाष्पशील पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ज्वाला सहित जलते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीजेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोगों का युग्म है? वायरल डिसीजेस कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी पोलियो और हेपेटाइटिस ए। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आगे देखने से पहले हमने जो आपकी ये जो इमेज थी ना, ये हमने कहाँ से ली थी? आपके एनसीईआरटी से ली हुई थी। तो देख लेते हैं इसे एक बार फिर से। जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी, वो किससे होता है? वो हमारा होता है बैक्टीरिया से। और ये किससे फैलता है? ये फैलता है हमारे हवा के द्वारा। और वहीं पर जो हमारा मिसल्स और चिकन पॉक्स और पोलियो जो होते हैं ये किससे ये किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं हमारे वायरस के द्वारा होते हैं। और ये किससे फैलते हैं? ये हमारे एयर के द्वारा फैलते हैं। और वहीं पर जो हमारे होता है क्या होता है? हमारा कॉलेरा होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारा बैक्टीरिया के द्वारा। और टाइफाइड किसके द्वारा होता है? वो भी हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये दोनों किससे फैलते हैं? ये फैलते हैं हमारे पानी के द्वारा। ठीक है ना। और जो हमारा हेपेटाइटिस ए होता है वो किससे फैलता है? वो फैलता है हमारा वायरस के द्वारा। और मलेरिया क्या होता है? मलेरिया हमारा होता है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक मैचिंग दी हुई है, तो देख लेते हैं मैचिंग को अच्छे तरीके से। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, डी क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है बुनाई। अब बुनाई क्या होती है? बुनाई होती है मतलब धागों के जो मतलब 2 सेटों को आपस में क्या करना? बिनना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। आपकी वीविंग क्या होती है? अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टूगेदर टू मेक अ फैब्रिक। तो डी का क्या होगा? डी का हो गया हमारा फर्स्ट। अब देख लेते हैं बंधाई। बंधाई क्या होता है? ये होता है हमारा अ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। मतलब कि एक किसी टुकड़े से पूरा एक धागा बना दें।
उसे बोलते हैं बंधाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, बंधाई हो जाएगा हमारा एक धागे से वस्त्र का एक टुकड़ा बनाना, उसको बोलते हैं बंधाई बोलते हैं। और उसके बाद में हम आते हैं किस पे, कटाई पे आते हैं। कटाई क्या होता है, होता है हमारा रेशों से क्या बनाना, धागे बनाना। तो कटाई हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। और उसके बाद क्या बचता है, हमारा एक ही बचता है, वो है हमारा उटाई। उटाई होता है हमारा कपास के बीजों से रेशों से अलग करना। क्या क्या हो गया हमारा, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है कि अब बार मैग्नेट, ये क्या, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा आपके दोबारा से। तो क्वेश्चन क्या हमारा, ये बोल रहा है एक बार मैग्नेट है कट इक्वली इनटू 3 पार्ट्स। मतलब कि एक बार मैग्नेट को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में तो काट दिया है, कितने, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। तो जो टोटल कटा वो कितना कट गया, वो हो गया हमारा 9 इक्वल पार्ट्स में बन गया हमारा क्या, मैग्नेट। उसके आगे पूछता हमसे कि हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। एक घन चुंबकीय को लंबाई में बराबर 3 भागों में और चौड़ाई में बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया है। नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबकीय ध्रुव शक्ति की तुलना में क्या होगी। क्या पूछ रहा है कि मतलब जो नया चुंबक बनेंगे उनकी जो पुराने वाले की तुलना में क्या होगा। मान लीजिए आपका क्या है, एक मैग्नेट है, क्या है आपकी, यह एक मैग्नेट होगी आपकी। अब मैग्नेट को हमने क्या किया, 9 भागों में ब्रेक कर दिया, 9 टुकड़ों में अलग अलग काट दिया हमने उसको। तो क्या होगा, ये बन जाएगा ऐसा आपका, ये इस प्रकार की मैग्नेट बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो हम ऑप्शंस क्या हमारे, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ईच न्यू पीस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ एज द ओरिजिनल। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के ध्रुव शक्ति के क्या है, समान है। ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के ध्रुव शक्ति का 1/9 भाग है। ऑप्शन सी हमारा है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यू पीस विल डिपेंड ऑन रीजन फ्रॉम द वेयर दे कट। नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति उन क्षेत्र पर निर्भर करती है जहाँ से वे काटे गए थे। और हमारा ऑप्शन डी है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ ईच पीस विल बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के ध्रुव शक्ति क्या है, 1/3 है। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी चुंबक अगर मतलब कटेगी तो वो क्या होगा, जितने भागों में कटेगी उतना उसका क्या होगा, जो उसका जो मतलब मान होगा उतना कम हो जाएगा। तो क्या हो जाए, ये हमारा 1/9 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का क्या होगा, 1/9 भाग होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 हमारा कि 2 glasses contain exactly the same volume of a water, both are at a same temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। 2 गिलासों में जल का समान आयतन और दोनों का तापमान कैसा है, 35 डिग्री सेल्सियस है। दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया है। क्या किया हमने, बोथ दीज ग्लासेस आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज जार। सीन क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक गिलास है, ये दूसरा गिलास है। इन दोनों ग्लासों को क्या किया हमने, एक बड़े जार में क्या कर दिया, बड़े जार में डाल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा हमसे, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द जार इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफ़र। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने सही से देखा होगा, हमसे बोल रहा है कि इसका क्या, इसका भी हमारा क्या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी क्या, इसका भी 35 डिग्री टेम्परेचर है उसका। अगर इन दोनों को हम इसमें मिला देते हैं, क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो ये जो मतलब पानी होगा यहाँ पे, उसका भी क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, इसका भी होगा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा इसका।
तो हमारे ऑप्शंस क्या है? हमारा ऑप्शन ए है कि इट विल बी 70 डिग्री सेल्सियस। जार में जल का तापमान कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन बी हमारा इट विल बी समवेयर बिटवीन 35 डिग्री एंड 70 डिग्री। जार में जल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। जार में जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन डी हमारा इट विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। जार में जल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्या होगा आपका? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना टेम्परेचर हमारा क्या था ग्लास में था, अब वो चाहे हम किसी बड़े टुकड़े में डाल दें या किसी कहीं और डाल दें, तो जो टेम्परेचर होगा उसका वो कैसा होगा? सेम होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि सी 7 हमारा द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द सेलेक्ट ऑप्शंस करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्पाइट डाइवर्सिटी इन द क्रॉप्स इन इंडिया, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन अराउंड जून एंड हार्वेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। ये बोल रहा है कि जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर के आसपास महीने में क्या की जाती हैं? काटी जाती हैं, तो वे फसलें क्या कहलाती हैं? इन फसलों के दो उदाहरण दिए गए हैं, तो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और खरीफ की फसलों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे मक्का और सोयाबीन। तो लगा देते हैं इसी बात पे। हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका। इसका हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। यह जो क्वेश्चन है मतलब केस के हिसाब से बताया गया है। ये आपको देखिए अब बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ पे अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप दिया गया है यहाँ पे। और आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई के टाइम पे भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा हमको, और वैसे भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा हमको टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर कैसा वो लगभग सेम है। और उसके बाद में जो हमारी वर्षा हो रही है, बारिश रेनफॉल, वो कितना है? वो ज़्यादा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कितना हो रहा है यहाँ पे 81% और 83 mm 84 mm है ना। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है आपका कहाँ पे? जो साउथ की जगह होती है ना, वहाँ पे जैसे कि आपका हुआ कन्याकुमारी हुआ, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? गर्म रहता है और बरसात वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में। और हमारा ऑप्शन क्या है, मतलब असर्शन क्या है? असर्शन हमारा बोल रहा है कि सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर। सोडियम का संग्रह किस पर किया जा रहा है? जल में किया जा रहा है। पता हो तो लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि जो सोडियम होता है वो किस में स्टोर करते हैं हम? वो करते हैं हम किसमें केरोसिन ऑयल में करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ आपका क्या? वाटर। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में जो लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम रिएक्ट वाइगरसली विद ऑक्सीजन। सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। सही बात है। अगर वो अभिक्रिया नहीं करता तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली उसे मतलब कि खोल के रख देते हैं, मतलब खुला हुआ रख देते हैं उसको। लेकिन हम क्या करते हैं उसे रखते हैं केरोसिन तेल में डुबा के। इसीलिए क्योंकि उसके जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में, वो ना हो पाए, इसको रोकने के लिए करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारा जो आपका असर्शन है वो आपका गलत हो गया और रीजन आपका करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है हमसे कि अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग एट द रेस्ट ऑन द टेबल। मतलब एक ब्लॉक है हमारा, मान लीजिए एक ब्लॉक हमारा, ये एक ब्लॉक है, कहाँ पर रखा हुआ है? ये हमारा रखा हुआ है एक मेज पर रखा हुआ है इस प्रकार से। उसके बाद हमसे क्या बोला गया? उसके बाद हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। लकड़ी का एक टुकड़ा मेज पर विरामावस्था में है। निम्नलिखित में से
बल उस पर कार्य करेगा। कौन सा बल उस पर कार्य करेगा? हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है, ए हमारे पास में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन सी है, सी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और स्टैटिक फोर्स। ऑप्शन डी हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और स्लाइडिंग फोर्स। अगर आपको पता हो, जो हमने इससे पहले समझाया था आपको कि नीचे तरफ क्या लगेगा हमारा, नीचे तरफ लगेगा हमारा कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हमारा। ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है ना? तो इस पर क्या लग रहा है? इस पर लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स लग रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा हमसे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप हमारा क्या है? असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि कार्निवोर्स लाइक टाइगर, जैसे मतलब जो आपका कार्निवोर्स होते हैं कौन से? शाकाहारी की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में क्या होता है? छोटी आंत लंबी होती है। कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जो मतलब जो प्राणी जो आपके घास खाते हैं उनकी तुलना में जो मांसाहारी होते हैं वो उनकी जो मतलब छोटी आंत होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। तो इसलिए क्या हो गया? ये हमारा गलत हो गया हमारा। और रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा हमारा मीट इज़ मच डिफ़िकल्ट, मीट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट देन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन होता है, जबकि हमें पता है कि मांस की तुलना में जो सेल्यूलोज होता है वो काफ़ी अधिक कठिनाई से पचता है। और इसीलिए जो हमारे जो शाकाहारी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उनके वो क्या खाते हैं? वो हमारे मतलब घास पत्ते खाते हैं। इसलिए उनकी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कैसी होती है? काफ़ी लंबी होती है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की क्या करें? पहचान करें। ऑप्शन ए हमारे पास एसिड आर बेटर इन टेस्ट। जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, जबकि हमें पता है जो हमारा अम्ल होता है उसका टेस्ट कैसा? उसका टेस्ट होता है हमारा कैसा? खट्टा होता है, यानी कि सोर होता है हमारा। उसके बाद में ऑप्शन बी हमको क्या दिया गया? ऑप्शन बी दिया गया हमको, एसिड हैव अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो हमारा जो अम्ल होता है, अम्ल के जो पीएच का मान होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। जबकि जो हमारा क्या होता है? जबकि हमारा जो बेस होता है, क्या होता है? बेस, उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी क्या है? सी हमारे पास में एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो हमारा एसिड होता है वो क्या काम करता है? वो रेड लिटमस को ये बोल रहा है कि जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। जबकि क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड करता है। और रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? वो करता है हमारा कौन? बेस। कौन करता है? हमारा बेस करता है। उसके बाद में ऑप्शन डी क्या हमारे पास में? डी हमारा एसिड गिव अ रेडिश ब्राउन कलर विद टर्मरिक। अम्ल हल्दी के साथ गहरा लाल भूरा रंग उत्पन्न करता है। ये भी क्या आपका गलत हो गया है। तो बचता सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि इज अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर में मौजूद अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए एक आवश्यक खनिज है। कौन सा खनिज होता है हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारे बोन्स के लिए? वो होता है कौन सा? कैल्शियम होता है। उस पर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है विच आर एन इंक्रीज इन रिस्क ऑफ इनफ ऑफ फॉर इट आर रिच सोर्स ऑफ दिस मिनरल इफ वी डू नॉट गेट। हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, इस खनिज का समृद्ध स्रोत है। कैल्शियम में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमको? तो हमको होता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हमारी हड्डियाँ मतलब कैसे हो जाती हैं? सही से काम नहीं करती हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इमेज पे देख पा रहे होंगे सही से तो देखिए जो बोन्स हैं वो कैसे हो गई हैं, हमारी बोन्स हमारी वीक हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या हमसे पूछ रहा है। 14 पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए सरफेस। निम्नलिखित में से किसी स्थिति सतह से जल के बाष्पन की दर को वृद्धि करेगी। एवापोरेशन क्या होता है, आपका एवापोरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैसेस। मान लीजिए हमारा क्या है, हमने क्या किया, हमने अपने कपड़े सुखाने को डाल दिए। कपड़े सुखाने डालने के बाद में जब उस पर धूप पड़ती है तो क्या होता है, आपका कपड़ा सूख जाता है, तो आपका जो पानी हुआ, पानी क्या हो जाता है, पानी हमारा एवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन आपके जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा, मतलब कि जो आपका बाष्पन होगा वो कौन सी चीज़ बढ़ा देगी। हमारा ऑप्शन ए है हमारा कि इंक्रीज, हमारा ऑप्शन ए क्या है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में वृद्धि। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके एटमॉस्फेयर में पहले से नमी है तो क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से कपड़ा आपका नहीं सूखेगा, तो ये क्या होगा, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारे पास में इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड, पवन गति में वृद्धि। अगर हवा तेज चलेगी तो क्या होता है, कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है। ऑप्शन डी हमारा सी बोल रहा हमारा कि हमारा ऑप्शन सी है डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी। अगर मान लीजिए सर्दियों में क्या होता है, आपका तापमान कम होता है तो क्या कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, नहीं सूखते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, उसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये क्या, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा बोल रहा है डिक्रीज इन सरफेस एरिया, वृष्टिग्रस्त क्षेत्रफल में कमी। अगर एरिया की क्या होगी, कमी हो जाएगी सरफेस एरिया की, तो क्या होगा, तो हमारा उतना ही कम पानी एवापोरेट हो पाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये भी क्या, ये भी आपका कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपका एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं हैं, जब पढ़ेंगे तभी तो आपको अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे ना। अब देख रहे हम क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 50 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। हमारा ऑप्शन ए है, क्या हमारा ऑप्शन ए है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुक्रमणीय परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है, वो कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया है, और कैसी है, इरिवर्सिबल है। वो मतलब वापस से लोहा नहीं बन पाएगी। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। हमारा ऑप्शन बी बोल रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल प्रोसेस, और कैसी है, रिवर्सिबल चेंजेस है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है, बर्फ का पिघलना, वो कैसा होता है, वो फिजिकल चेंज होता है। कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज होता है, जबकि वो रिवर्सिबल होती है। अगर केमिकल की जगह पे यहाँ पे लिखा होता है क्या, फिजिकल लिखा होता है, क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है आपका फिजिकल, क्या लिखा होता है, आपका फिजिकल लिखा होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल, तो ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी हमारे पास बोल रहा है, ऑप्शन सी हमारे पास में ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ ग्लास इनटू पीसेस। हमने क्या किया, कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना। ये क्या आपका भौतिक और अनुक्रमणीय है, कैसा है, फिजिकल है और इरिवर्सिबल है। बिल्कुल सही बात है। वापस से हम उन कांच के टुकड़ों को क्या करेंगे, जोड़ के मतलब एक बड़ा सा पीस तो नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जहाँ पे हमारा क्या लिखा हो, ए और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमसे पूछ रहा है। 16 दिया हुआ है कि अ लेमन व्हेन ड्रॉप्ड इनटू अ लार्ज ग्लास कंटेनर कंटेनिंग ऑर्डिनरी टैप वाटर इन फाउंड टू सिंक टू इट्स बॉटम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस लेमन फ्लोट। नल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला गया तब वह नीचे डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं इन नींबू के तैरने को सहायता करेंगी। अब हमसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक क्या है, हमारा एक पात्र है, उसमें क्या किया, हमने एक नींबू का रस मिला दिया। इसमें क्या मिला दिया, हमने मिला दिया
लेमन का जूस मिला दिया इसमें। यहाँ पर लेमन का जूस नहीं मिलाया, हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा हमने क्या डाल दिया, लेमन डाल दिया। क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, लेमन डाल दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब कौन सी चीज़ लेमन को तैरने में मदद करेगी। हमारा ऑप्शन ए है। ये क्या बोल रहा है, एडिंग मोर वाटर टू द कंटेनर, पात्र में और अधिक जल को डालना। देखिए पानी में अगर ज़्यादा जल हो जाएगा तो क्या आपका लेमन तैरने लगेगा, बिल्कुल नहीं तैरेगा। और हमारा ऑप्शन बी क्या है, बी है एडिंग सॉल्ट टू द वाटर इन द कंटेनर, पात्र में जल में लवण डालना। होता क्या है कि अगर हम इस पानी में क्या मिला देंगे, हम इस पानी में क्या मिला देंगे, नमक मिला देंगे, यानी कि हमें क्या किया, NaCl मिला दिया। इससे जो डेंसिटी होगी पानी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ जो लेमन होगा, डेंसिटी ऑफ जो लेमन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और क्यों, किसके, डेंसिटी ऑफ वाटर के। तो इसीलिए क्या होगा, आपका जो नींबू होगा वो तैरने लगेगा। तो क्या हो गया, हमारा हो गया इसका केवल बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा। 17 हमसे पूछ रहा है कि अ डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। जिस प्रकार से ये मतलब मोहतरमा खड़ी हुई हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है प्लेन मिरर के सामने। हर इमेज इज 13 मीटर, जो उसकी इमेज है वो कहाँ बढ़ रही है, 13 मीटर दूरी बढ़ रही है। सी मूव्स 3 मीटर क्लोजर टू द मिरर। अब इसने क्या किया, ये हमारा 3 मीटर क्या हुआ, ये 3 मीटर आगे चला गया, आगे चली गई। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन हर इमेज एंड हर नाव, जो उसकी इमेज होगी और उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। वह दर्पण के ओर 3 मीटर पास जाती है। उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब क्या होगी। अगर मान लीजिए पहले वो कहाँ पे खड़ी हुई थी, यहाँ पे खड़ी हुई थी, कितने पे, 13 मीटर की दूरी खड़ी हुई थी। कहाँ पे खड़ी हुई थी, 13 मीटर की दूरी खड़ी हुई थी। हमसे बोला गया था कि इसकी क्या है, इसकी जो इमेज है वो कितने पे, 13 पे है। यहाँ पे ये 13 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर उसके और उसके इमेज के बीच में कितनी दूरी है, ये आपकी 13 मीटर दूरी है। अब मान लीजिए अगर 13 मीटर है तो वो कितनी होगी, 6.5 मीटर हो जाएगी आपकी। तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में ये आपकी कितनी होगी, ये होगी आपकी 6.5 हो गई आपकी। और इधर कितनी है, इधर भी आपकी 6.5 हो गई। किसके बीच में, उसके बीच में और उसकी इमेज के बीच में। अब हमसे बोला गया कि ये मोहतरमा कहाँ पहुँच गई, 3 मीटर आगे चली गई। तो इसे माइनस कर दीजिए, 3 मीटर कितना हो जाएगा आपका। अगर 3 मीटर ये आगे जाएंगी तो ये भी क्या होगा, ये भी 3 मीटर आगे आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर आपके आगे आ गया। तो हमने क्या कि 13 में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, ये बचा हमारा 7 मीटर बचा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगा देते हैं, इस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, ये भी आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा एक असर्शन बोल रहा है कि अ कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर का तार विद्युत का क्या है, सुचालक है। सही बात है। रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा हमारा ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा के सभी सुचालक कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या है, कुछ देखिए मैक्सिमम टाइम मतलब जो आपके गुड कंडक्टर होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं आपके। परंतु कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आपके सिरेमिक हुआ, वो क्या होता है, आपका हीट का तो क्या होता है, अच्छा होता है, सुचालक होता है। वहीं पर जो विद्युत होता है उसका क्या होता है, उसका वो कुचालक होता है। तो इसीलिए आपका जो असर्शन है वो क्या आपका बहुत सही हो जाएगा और रीजनिंग आपका गलत हो जाएगा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 19 क्या है हमारा, 19 बोल रहा है कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न क्या है हमारा, 4 नंबर है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड विच डिवाइड्स repeatedly to give first and female gamete rise a ball of cells. The cells begin to develop into tissues
एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फोर। अब हमसे बोला गया है कि एक मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट से को बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। देखिए, मेल ने क्या रिलीज किया? मेल ने रिलीज किया आपका स्पर्म। क्या रिलीज किया? हमने स्पर्म रिलीज किया। फीमेल ने क्या रिलीज किया? ओवा रिलीज किया। ये दोनों आपस में क्या हुए? फ्यूज हुए। तो क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जब वो फ्यूज हुए तो क्या बना दिया इसने बना दिया आपका जायगोट। क्या बन गया? आपका जायगोट बन गया। जायगोट के बाद में जब आपका जायगोट डेवलप हुआ, क्या हुआ? डेवलप आगे बढ़ा तो क्या बन गया? तुम्हारा बन गया एम्ब्रियो। क्या बना? हमारा एम्ब्रियो बना। यही आपका क्वेश्चन है। क्या आपका यही क्वेश्चन है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या हमारा। देख लीजिए, स्पर्म, ओवम, जायगोट एंड एम्ब्रियो। ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं, आप एनसीईआरटी जाकर पढ़ लीजिए जाकर वहाँ पे। क्वेश्चन 20 क्या हमारा? 20 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट। इनमें से बायोस्फीयर के हिसाब से कौन सा सही नहीं होगा? हमारा ऑप्शन ए क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दे हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। दे हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। इनकी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है। सही बात है। ऑप्शन बी हमारा, इन दिस एरियाज नो टूरिज्म इज परमिटेड। इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या? हमारे पास ऑप्शन सी है। सी हमारा, दिस एरियाज आर एम टू एट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता का क्या? संरक्षण करना हो गया। ऑप्शन डी हमारे पास में, दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। यह एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। अगर आपको पता हो कि जो बायोस्फीयर होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ बायोस्फीयर रिजर्व। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है आपकी लाइफ, और रिजर्व का मतलब होता है उसको बचाना। तो जीवों को बचाना, जिंदगी को बचाना। अब सीन क्या होता है कि क्या क्या उसे रिजर्व कर दिया। अब उसकी क्या होती है? कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा, इन दिस एरियाज नो टूरिज्म इज परमिटेड। यहाँ पर टूरिज्म क्या होता है? अनुमति होती है। तो इसलिए क्या हो गया? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा हमसे। 21 पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है? चलिए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन क्लास 6। कक्षा 6 में बल का संप्रत्य प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना होगी? हमारा ऑप्शन ए है। क्या है? डिफाइन फोर्स एज ए क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बल को एक मात्रा के रूप में परिभाषित कीजिए और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हों। मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन जाके पढ़ा दें बच्चों को कि मतलब ये ऐसा होता है, वो फोर्स वैसा होता है। ऑप्शन बी हमारे पास में, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बल एवं त्वरण के मध्य संबंध को समझा दीजिए जाके बच्चों को कि क्या फोर्स होता है और क्या एक्सेलरेशन होता है आपका। और उसके बाद में हमारा ऑप्शन बी सी क्या है? हमारा ऑप्शन सी है, डेमोन्स्ट्रेट दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दर्शाइए कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं उल्टी प्रक्रिया होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देके बच्चों को समझा दे रहे हैं कि ऐसा इसको पुल करेंगे या पुश करेंगे। तो ये सब क्या आपके, आप चाहें तो मतलब कि क्लास में इस प्रकार से समझा सकते हैं जाके बच्चों को कि यहाँ पे पुश करेंगे तो यहाँ पे ऐसा होगा और पुल करेंगे तो ऐसा होगा। उसके बाद में हमारा ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, इंगेज स्टूडेंट इन वेरियस पुश एंड पुल एक्टिविटीज़। विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलाप में क्या करें, व्यस्त रखिए। मतलब बच्चों समझाइए कि मतलब कैसे पुल करेंगे, कैसे धक्का मारेंगे। इससे क्या होगा कि हमको समझ में आएगा कि जो एवरी एक्शन होता है उसका क्या होता है, मतलब उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। हमको ये तो समझाना बच्चों को कि फोर्स क्या होता है, क्या समझाना है
हमको समझाना है कि कक्षा 6 के में क्या होता है, बल के बारे में समझाना है। किसके बारे में समझाना है हमको? बल के बारे में समझाना है। तो फोर्स को हम लगाएंगे और कैसे हटाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है हमसे। 22 पूछ रहा है कि falsifiability is the ultimate criteria that separates science from pseudoscience. Which of the following statement summarize the essence of the above statement? विज्ञान को कृत्रिम विज्ञान से अलग करने के लिए असत्यता अंतिम कसौटी है। क्या है? असत्यता अंतिम कसौटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन के तत्व का क्या है? सार है। चलिए देख लेते हैं इसी बात पे कि हमारा ऑप्शन ए क्या है। हमारा ऑप्शन ए है साइंटिफिक थ्योरीज और अल्टीमेट ट्रुथ दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग। वैज्ञानिक सिद्धांत वे अंतिम सत्य हैं जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता है। भाई बिल्कुल किया जा सकता है, अगर हो सकता है उनमें कुछ कमियां निकल के आ जाएँ। टाइम के साथ में क्या होता है, आपके जो यंत्र होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपके मॉडिफाई हो जाते हैं। उसकी वजह से वो क्या होता है, कुछ चीज़ें नई सामने आती हैं। हमारा ऑप्शन बी है। बी क्या है कि साइंस इज प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। विज्ञान एक प्रक्रिया के साथ साथ एक क्या उत्पाद भी है। ऑप्शन बी हमारा कौन क्या है? ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? साइंटिफिक थ्योरीज कैन बी टेस्टेड फ्रॉम इनकरेक्टनेस। वैज्ञानिक सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है। सही बात है, जो मतलब वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं वो सही है गलत है इसकी जांच हो सकती है। ऑप्शन डी क्या हमारा? डी है साइंस डज नॉट प्रमोट फॉल्स बिलीफ्स। विज्ञान असत्य विश्वासों को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइंटिफिक थ्योरीज कैन बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। वैज्ञानिक सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है हमसे। 23 पूछ रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज सर्व्ड बाय लेबोरेटरी एक्टिविटीज इन द टीचिंग एग्जाम्स ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कौन से अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? कि जब आप क्लास में साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ में आप लैब को भी मतलब शामिल कीजिए। अब होता है क्या है कि हमारे यहाँ पे कि आप पूरी साल क्या करते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते रहते हैं। और लैब कितने बार ले जाते हैं? साल में 2 या 3 बार। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है। ए के हमारा दे मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट। वे विद्यार्थियों के लिए अधिगम को प्रक्रिया को क्या बना रहे हैं? आनंदमय बना रहे हैं। ओके। ऑप्शन भी हमारा है दे अलाउ स्टूडेंट टू स्कोर हाई एंड रिड्यूस देयर एंग्जाइटी। वे विद्यार्थियों के उच्च अंक प्राप्त करने और चिंता दूर करने की अगर अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे नंबर लिख के आया बच्चा ना लिख के, लेकिन इससे ज़्यादा क्या जरूरी है? इससे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा कितना सीख के जा रहा है हमारे यहाँ पे। ऑप्शन सी क्या हमारा? सी है दे हेल्प स्टूडेंट इन लिंकिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल वर्क। वे विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संप्रत्तियों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में क्या है? सहायक हैं। मतलब मान लीजिए आपने क्या कुछ पढ़ा दिया, आपने क्या किया, आपने क्लास में पढ़ाया, माइक्रोस्कोप पढ़ा दिया जाके, और उसके बाद में क्या किया, लैब में जाके बच्चों को माइक्रोस्कोप दिखा दिया। तो उससे क्या होगा? बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है? डी बोल रहा है कि दे टीच द स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। वे विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने के मान शिक्षण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा हमसे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक थ्योरी इज करेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? हमारा ऑप्शन ए दिया गया। क्या दिया गया? ऑप्शन में ए दिया गया
इट इज़ एन इन्फॉर्म्ड एंड एविडेंस बेस्ड गैस अबाउट अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। यह किसी दी गई समस्या के संभावित उत्तर का एक सूचनाप्रद प्रमाण आधारित अनुमान है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है? इट इज रिलेटिवली स्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। यह किसी प्राकृतिक परिघटना की क्या है? एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि इट इज स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन फर्मली स्टेबलाइज्ड बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। यह एक कथन है जिसे पुनरावृत्त अवलोकनों द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बोल रहा है कि इट इज प्रिमिलरी आइडिया विच हैज पोटेंशियल टू बिकम अ लॉ विद अकुमुलेशन ऑफ एविडेंस। यह एक आरंभिक विचार है जिसमें प्रमाण इकट्ठे होने पर नियम बनाने की क्या है? क्षमता है। तो इनमें से कौन सा सही है किसके मुकाबले? वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 25 क्या बोला क्वेश्चन नंबर? इसको हम देखेंगे हिंदी वाले में। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से, एक टीचर है, अपने विद्यार्थियों से जल की दी गई मात्रा में चीनी की दी गई मात्रा घोलने पर तापमान के प्रभाव का समय लेने की खोज करवाना चाहती है। कि आपने क्या किया? आपने बच्चे से पूछा कि माल क्या दे दिया? आपने एक बर्तन दे दिया, उसमें क्या किया आपने? पानी जलवा दिया। क्या जलवा दिया आपने? पानी जलवा दिया। उसके बाद में उसमें क्या जलवा दिया आपने? चीनी जलवा दी। क्या जलवा दिया आपने? चीनी जलवा दी। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने इसमें क्या किया? आग लगा दी नीचे से। क्या लगा दी? आग लगा दी। तो हम इसके बाद में क्या करेंगे? इसका हमको नापना क्या है? हमको इसका नापना है टेम्परेचर। उन्होंने विभिन्न स्थितियों में अन्य कारकों को इससे रखकर रुचि के कारक को परिवर्तनशील कर आधार बनाकर एक प्रयोग सेट करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा सही होगा हमारे देख लेते हैं इसी बात पे कि हमारा ऑप्शन ए है। ये क्या है? यह एक नियंत्रित चर के रूप में तापमान का चयन कीजिए। ऑप्शन बी दे रहा है कि चीनी की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। ऑप्शन सी हमारे पास में जल की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। ऑप्शन डी हमारा क्या है? चीनी को घोलने के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चीनी को घोलने के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या हमसे पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड असेसमेंट आइटम फॉर द अमंग ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक मुक्त अंत आकलन पद की पहचान कीजिए। चलिए करते हैं। हमारा ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कीजिए। अब सीधी सी बात है, अब उसने क्या किया? व्याख्या कर दिया। इससे क्या होगा? ओपन एंडेड असेसमेंट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी हमारा पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई। मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कर दीजिए। ऑप्शन सी हमारा है डिस्क्राइब एनी 3 वेज इन विच ह्यूमन आई रिसेंबल्स अ कैमरा। किन्हीं 3 पदों को समझाइए जिनमें मानव नेत्र की कैमरे से क्या है? समान है। ऑप्शन डी हमारा है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ह्यूमन आई डिड नॉट हैव बाइनोकुलर विजन। क्या होता यदि मानव नेत्र में द्विनेत्रीय दृष्टि नहीं होती? तो ये क्या आपका? ये आपका ओपन एंडेड असेसमेंट है। अब इसमें क्या होगा? हर बच्चे का एक अलग उत्तर आएगा। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन में डी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है हमसे? 27 पूछ रहा है कि एक शिक्षिका एक टीचर अपने प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना समझा रही है। क्या समझा रही है?
स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझा रही है। और ये क्या कर रही है कि तुलना करे किसके साथ में, मंगल के साथ में, आपका सोलर सिस्टम होता है उसके साथ में क्या कर रही है, सोलर सिस्टम के साथ में वो कंपैरिजन कर रही है आपका, जिसमें विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति परिचित हैं। उन्होंने विशालकाय केंद्र की सूर्य से और इलेक्ट्रॉन की ग्रहों से तुलना की गई है। टीचर ने क्या किया, जो आपका क्या होता है, आपका सन होता है, उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया उसने न्यूक्लियस। क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। और वहीं पे जो प्लैनेट होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके प्लैनेट, जो आपके प्लैनेट होते हैं उसको क्या बोल दिया, उसने बोल दिया उसको इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कि शिक्षक कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रही है। अब टीचर क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, टीचर कर रही है हमारा क्या, कंपैरिजन। क्या कर रही है, टीचर कर रही है हमारा कंपैरिजन। किसके साथ में, मतलब आपका सोलर सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ में। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी, एनालॉजी मतलब तुल्य रूपकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है हमसे। यह पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग साइंस स्टूडेंट ऑन देयर वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। विज्ञान के विद्यार्थियों में उनकी ईमानदारी के मूल्य को परखने का निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सूचक कौन सा है। तो देखते हैं इसी बात पे। हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन ए है कोलैबोरेट enthusiastically इन अ ग्रुप एक्टिविटीज डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स। अवरोधों के बावजूद समूह के क्रियाकलापों में उत्साहपूर्वक सहयोग करना। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में रिपोर्ट्स एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डाटा डिस्पाइट द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़े दिखाना, कि मतलब कोई डाटा है वो सही आने जगह पे जो किताब में लिखा हुआ है उसके क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, तो उसको क्या कर रहा है बच्चा, दिखा रहा है आपको टीचर को आके। तो उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी हमसे बोल रहा है कि रेस्पॉन्ड एक्टिविटी टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या कर रहा है, सक्रिय उत्तर देना है। ऑप्शन डी हमारे पास में एफिशिएंटली हैंडल्स द इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में उपकरण एवं सामग्री कार्यकुशलता से क्या प्रयोग करना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़ों क्या करना, आंकड़े दिखाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा हमसे। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द नीड टू इंश्योर द हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एक्सेप्ट। छोड़कर इनमें से विज्ञान पाठ्यचर्या की ऐतिहासिक वैधता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के समर्थन में निम्नलिखित में से सभी तर्क दिए गए हैं सिवाय इसको छोड़कर। तो ऑप्शन ए हमारा कौन सा है, हेल्पफुल इन अप्रिसिएटिंग द इवॉल्विंग एंड डायनेमिक नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की विकासशील और गतिशील प्रकृति की सराहना करने में सहायक होना। ऑप्शन बी दिया गया हमको हेल्पफुल इन अप्रिसिएटिंग दैट साइंस इज अनअफेक्टेड बाय सोशल फैक्टर्स। सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायक होना। ऑप्शन सी हमारे पास में है हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग साइंस एज ए ह्यूमन एंटरप्राइज। विज्ञान एक मानव संसाधन या उद्यम है, यह पहचान करने में क्या सहायता करना। ऑप्शन डी हमारे पास में हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइज दैट साइंस हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। विज्ञान विभिन्न संस्कृतियों से लाभान्वित है, यह पहचानने की क्या सहायता करना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर कि सामाजिक कारकों से क्या है विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में क्या सहायता है। जबकि आपको पता है कि विज्ञान क्या है, समाज के साथ लेके चलता है।
तो हमसे ये पूछा गया कि इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर इन अपर प्राइमरी क्लासेस। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है क्या, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तकनीकी पद और परिभाषाएं प्रस्तुत करने से पूर्व क्या करें, संप्रति समझ के निर्माण में ध्यान केंद्रित करना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें बताना बच्चे को जो क्या हो इसके बारे में बच्चा जानता हो। ऑप्शन बी क्या हमारा बी है, एम्फेसिस दैट साइंटिफिक टर्म्स कैरी द सेम मीनिंग एज दे डू इन एवरीडे लाइफ। इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है। सही बात है। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, सी होगा, सिटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम अर्बन रूरल एज वेल एज ट्राइबल कॉन्टेस्ट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट। किसी संप्रदाय को समझाने के लिए शहरी, ग्रामीण और जनजातीय संदर्भों के उदाहरणों का क्या करें, उल्लेख करना। ऑप्शन डी हमारा है, पेइंग अटेंशन टू स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थियों की संप्रत्ययी गलत फहमियों पर क्या करना, ध्यान देना। तो कौन सा नहीं है इसका है आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है, एम्फेसाइजिंग दैट साइंटिफिक टर्म्स कैरी द सेम मीनिंग एज दे डू इन एवरीडे लाइफ। इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।